हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज अपने इस क्लास में दंड के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपने पनिशमेंट्स तो सुनी है कि जब भी कोई अपराध करेंगे तो उनको बीएनएस में पनिश कर देंगे या आईपीसी में पनिश कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं जो कि अलग अलग सिचुएशन में अपनी अपनी बात करते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, थोड़ा सा अपने पास्ट में जाके बात करते हैं। पहले के टाइम में जो दंड होता था, जो अपराधी द्वारा जब कोई अपराध किया जाता था तो जो वो अपराध करता था उसे वही पनिशमेंट मिलती थी। अगर किसी ने मर्डर किया तो उसको मर्डर की पनिशमेंट ही मिल जाती थी। ठीक है, मर्डर उसको फांसी की सजा दे दी जाती थी। या अगर किसी ने आंख खराब कर दी, आंख तोड़ दी, तो उसकी भी आंख खराब कर दी जाती। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले तो क्या होता था, इस जो सिद्धांत को अमानवीय और क्रूर डिक्लेयर कर दिया कि इस तरीके की पनिशमेंट हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं और नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। देन क्या किया कि कुछ एक और प्रिंसिपल सामने लेकर आए, जैसे कि एक प्रिंसिपल सामने लेकर आए जिसमें अगर किसी ने अपराध किया तो हम उसे पनिश करेंगे, ताकि लोगों में क्या हो सके, डर बैठ सके कि इस तरीके का हमें अपराध नहीं करना चाहिए। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे समाज में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे पनिशमेंट्स में, लॉज में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, बीएनएस में हम पढ़ते हैं पनिशमेंट के टाइप्स, मतलब कि अगर किसने अपराध किया तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी। अब वहां पर भी हमें पनिशमेंट्स को डिफाइन कर रखा है कि डेथ की पनिशमेंट भी एक पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी एक पनिशमेंट है, ओनली इम्प्रिजनमेंट भी पनिशमेंट है, प्रॉपर्टी की फॉरफीचर भी एक पनिशमेंट है, फाइन लगाना पनिशमेंट है, और एक पनिशमेंट नहीं ऐड कर दी, सामुदायिक सेवा के नेम से, कम्युनिटी सर्विस के नेम से। तो ये कुछ पनिशमेंट्स है जो हमारी बीएनएस में डिफाइन की गई है। आज इस क्लास में मैं आपके साथ कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाली हूँ जो कि दंड के सिद्धांतों के बारे में है। अब देखो, दंड के जो सिद्धांत है वो 5 तरीके के होते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में भी बताऊंगी, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में भी बताऊंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, चाहे आप एलएलबी, एलएलएम, जुडिशरी सब जगह जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, और ये आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 5 तरीके के दंड के सिद्धांत होते हैं। पहला होता है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, दूसरा है प्रतिशोधात्मक, तीसरा है सुधारात्मक, चौथा है निवारणात्मक, और पांचवा है प्रायश्चित का सिद्धांत। देखो, इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, प्लस इसके पॉजिटिव साइड्स क्या थे और इसके नेगेटिव साइड्स क्या थे वो भी बताऊंगी, प्लस लास्ट में मैं इन प्रिंसिपल्स की एक जिस्ट आपके सामने लाके रख दूंगी। इस पॉइंट से और शॉर्ट पॉइंट से आप इनको आराम से याद रख सकते हो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रतिशोध मतलब बदले की भावना। इसको अपने क्या कह सकते हैं कि ये सिद्धांत का मतलब क्या होता था? बदले की भावना, मतलब तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तेरे साथ ऐसा करूंगा। इसे बदले का सिद्धांत भी कहते थे। इस सिद्धांत का एक मतलब था जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तूने मेरी आंख खराब की तो मैं भी तेरी आंख खराब करूंगा, तूने मेरी टांग खराब की तो मैं भी तेरी टांग खराब करूंगा, तूने मेरे घर पे चोरी की तो मैं भी तेरे घर पे चोरी करूंगा। इस तरीके की क्या होती थी बातें, इस सिद्धांत में एग्जिस्ट करती थी। इस सिद्धांत का मूल आधार ये होता था कि अपराधी को उसके अपराध के बराबर ही सजा मिलनी चाहिए। ये किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता था? इसका मतलब होता था कि जब भी तूने जो अपराध किया उसी अपराध के बराबर ही तुझे सजा मिलेगी। यह सिद्धांत भावनात्मक और नैतिक दृष्टि से न्याय संगत माना जाता था। अब इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी, जैसे अपराधी को उसी के अपराध के अनुरूप दंड दिया जाता था,
न्याय की भावना को संतुष्टि मिलती थी, और तो और पीड़ित को भी इससे संतोष मिलता था, जो विक्टिम होता था, जिसके साथ अपराध होता था, उसको भी ये सेटिस्फेक्शन रहता था कि मेरे साथ जो हुआ है अब उसके साथ भी वो हो गया। यह व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रेरित होता था। तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत टिट फॉर टैट की थ्योरी पर होता था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, उस टाइप का ये सिद्धांत माना जाता था। अब देखो इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स, जैसे टिट फॉर टैट में कैसे, अगर किसी ने हत्या की तो उसे क्या मिल जाती थी, डेथ पनिशमेंट, फांसी की सजा दे दी जाती थी। अगर किसी ने किसी को शारीरिक चोट पहुंचाई है तो उसी को भी बॉडीली इंजरी दी जाती थी, सेम वैसी ही। या अगर किसी ने आंख खराब की तो आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। इस थ्योरी पे ये क्या होता था, बेस्ड होता था। अब देखो इस सिद्धांत की क्या हुई, धीरे धीरे आलोचना होने लगी। लोगों ने कहा कि ये जो सिद्धांत है ये तो बदले की भावना को और बढ़ावा दे रहा है। मतलब कि एक अपराध हुआ, बदले की भावना से वैसा ही दूसरा अपराध हो रहा है, तो इसलिए क्या कर दिया, इस थ्योरी को कैंसिल कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद क्या आया, दूसरी थ्योरी आई, निवारणात्मक सिद्धांत, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डिटरेंट थ्योरी, इसे बोलते हैं डिटरेंट थ्योरी, मतलब डर पैदा करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का ऑब्जेक्ट ये होता था कि अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसे ऐसी स्ट्रॉन्ग, कठोर दंड देना जिसकी वजह से अन्य लोगों को ये सीख मिल सके कि अगर मैं भी ऐसा अपराध करूंगा तो मुझे भी इस तरीके की कठोर पनिशमेंट मिलेगी। तो इस सिद्धांत का मेन ऑब्जेक्ट होता था डर पैदा करना कि कोई अपराध करेगा तो इस हाई लेवल की, इस तरीके की रिग्रेस पनिशमेंट उसे मिलेगी। इस सिद्धांत के अनुसार दंड इतना कठोर होना चाहिए कि बाकी लोग भी अपराध करने से डरे। इसका उद्देश्य क्या होता था, अपराधों को रोकना होता था, मतलब डर पैदा करें ताकि लोग अपराधों की ओर बढ़े ना बढ़े। अपराधों को रोकना और समाज में अनुशासन बनाए रखना होता था। इसकी कुछ विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। कठोर दंड अपराधियों को चेतावनी का काम करता था, समाज में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखता था, और अपराध दर को कम करना क्या था, इसका ऑब्जेक्ट हुआ करता था। तो डिटरेंट थ्योरी का मतलब क्या था, डर पैदा करना। और इससे पहले अपनों ने पढ़ा प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जिसका मतलब क्या होता था, बदले की भावना। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे डिटरेंट थ्योरी में चोरी करने पर क्या होता था, कोड़े मारना। अभी भी कुछ जगहों पर, कुछ कंट्रीज में ये चीज होती है कि अपराध करते हैं तो उन्हें कोड़ों की पनिशमेंट दी जाती है। रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना ताकि लोग क्या कर सके, ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन न कर सके। तो इसलिए इसके कुछ एग्जांपल्स थे जिसकी वजह से डिटरेंट थ्योरी क्या आई, हमारे एग्जिस्टेंस में आई। इसके बाद बात करते हैं थर्ड थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत, जिसे बोलते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी। मतलब इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्ट होता था सुधरना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जरूरी नहीं है कि हर बार उसका वही क्रिमिनल इंटेंशन हो, हर बार उसका वही दुराशय हो, मेंस रिया हो। कई बार व्यक्ति विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन भी कोई ऐसा अपराध कर बैठते हैं, कई बार मजबूरी भी उससे अपराध करवा देती है। इसी रिफॉर्मेटिव थ्योरी को देखते हुए क्या, एक प्रोबेशन एक्ट जो है बनाया गया था। देखो प्रोबेशन एक्ट में क्या होता था, कि क्या होता है, अभी भी प्रोबेशन एक्ट है एग्जिस्टेंस में, कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कई बार, पहली बार उसने अपराध किया, ना चाहते हुए भी अपराध उससे हो गया, तो प्रोबेशन एक्ट में दो बेनिफिट है। एक है एडमोनिशन का, जिसे हिंदी में बोलते हैं भर्त्सना, और एक है प्रोबेशन का बेनिफिट, परिवीक्षा का लाभ जिसे बोलते हैं। देखो एडमोनिशन का मतलब होता था कि डांट फटकार कर छोड़ देना, कि जब कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करता है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के अपराध कर बैठता है, तो कोर्ट उसे क्या करती थी, एडमोनिशन देके डांट फटकार कर छोड़ देती थी। या प्रोबेशन एक्ट का मतलब ये होता है, प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया, उसको कन्विक्ट करके जेल भेज दिया,
लेकिन जेल में उसका बहुत अच्छा बिहेवियर है, अच्छा आचरण रखा है उसने, तो कोर्ट उसे क्या करती है, प्रोबेशन का बेनिफिट दे देती है। मतलब कि कोर्ट उसे रिहा कर देती है और उससे कुछ बेल बॉन्ड भरवा के। अब जब कोर्ट उसे कहती है कि तुझे जो इतना टाइम यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, तो अब तू सदाचारी रहेगा, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा, अपराधियों से नहीं मिलेगा, तो ऐसे कुछ कंडीशंस लगा के उसे छोड़ दिया जाता था। तो उसको कहते थे प्रोबेशन का बेनिफिट मिलना। तो ये क्या है, एक तरीके की सुधरने की थ्योरी है, मतलब कि अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता था। कि इस सिद्धांत का मेन उद्देश्य अपराधी को दंडित करने के बजाय उसे सुधरने का मौका देना है। यह सिद्धांत मानता है कि अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता। प्रोबेशन एक्ट का भी मेन ऑब्जेक्ट यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ के पेट से अपराधी बन के नहीं आता। कई बार समय, काल और परिस्थितियां भी क्या कर देती है, उसे अपराधी बना देती है, और बल्कि परिस्थितियां अपराध करने के लिए मजबूर करती है। अगर उसे सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रिफॉर्मेटिव थ्योरी को एग्जिस्टेंस में लाया गया। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब क्या विशेषताएं इसकी, अपराधी को समाज में दोबारा अच्छी तरह से स्थापित करने पर जोर देना, एजुकेशन और रोजगार के अवसर प्रदान करना ताकि वो दोबारा अपराध ना कर सके, और तो और अपराधियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना। तो ये इसकी क्या होती थी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। अब जब रिफॉर्मेटिव थ्योरी आई तो इसके लिए क्या क्या और काम किए जाने लगे। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है, जेल में उसका अच्छा आचरण है, तो उसे एजुकेशन भी वहां पे प्रोवाइड करवाई जाती थी, रोजगार भी वहां प्रोवाइड करवाया जाता था उससे काम करवा के, और उसके बदले उसको उसकी सैलरी भी दी जाती थी। तो जेल में कैदियों को पढ़ाना, रोजगार प्रशिक्षण दिया जाना, नाबालिग अपराधियों को सुधार गृह जुवेनाइल होम में भेजना, छोटे अपराधों के लिए दंड के बजाय काउंसलिंग दी जाती थी ताकि अपराधी क्या कर सके, सुधर सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रिफॉर्मेटिव थ्योरी के। इसके बाद बात करते हैं एक्सपिएटरी थ्योरी, निष्कासन सिद्धांत, जिसका मतलब होता था प्रायश्चित करने का सिद्धांत, जो अपनों ने पढ़ा था एक प्रायश्चित सिद्धांत। अब देखो प्रायश्चित सिद्धांत में ये होता था कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसे प्रायश्चित करने का मौका दिया जाता था। मतलब एक तरीके के एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत परिरोध, आपने पनिशमेंट सुनी होगी। एकांत परिरोध इसी थ्योरी पर बेस्ड है। मतलब कि एक व्यक्ति ने जिसने अपराध किया है तो उसे हम क्या करेंगे, ऐसी एकांत जगह पर भेज देंगे ताकि उसने जो अपराध किया है उस पे वो प्रायश्चित कर सके। उसे सॉलिटरी रख के एकांत कारावास की पनिशमेंट दे के, ताकि वो क्या कर सके, अपने गुनाहों पे क्या कर सके, फिर से सोच विचार कर सके और उन पे प्रायश्चित कर सके। तो ये एक्सपिएटरी थ्योरी क्या होती थी, प्रायश्चित के सिद्धांत पे आधारित होती थी। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को अपने अपराध के लिए पछताना चाहिए, प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। इस प्रक्रिया में अपराधी को मानसिक और नैतिक रूप से खुद को सुधारने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि अपराधी को अपनी गलती का एहसास करवाया जाता था, अपराधी को खुद को सुधारने का अवसर दिया जाता था, सजा के बजाय उसे आत्म सुधार पर प्राथमिकता दी जाती थी। तो ये क्या होती थी, हमारी प्रायश्चित का सिद्धांत, एक्सपिएटरी थ्योरी होती थी। जैसे कि अपराधी को समाज सेवा, कम्युनिटी सर्विस करने का आदेश देना। इससे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पहले आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस करके कोई पनिशमेंट नहीं होती थी, बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस करके पनिशमेंट ऐड की गई है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता था प्रायश्चित करवाना, ताकि अपराधी को पता चल सके, अपराधी को ये रियलाइज हो सके कि उसने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत किया है। अपराधी को पीड़ित व्यक्ति से सार्वजनिक रूप में माफी मांगने के लिए बाध्य करना, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के माध्यम से अपराधियों को सुधारने का प्रयास किया जाता था, जो कि क्या होती थी, अपनी सुधारात्मक प्रायश्चित थ्योरी होती थी। लास्ट थ्योरी की बात करते हैं, रोकथाम का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंट करना, अपराध को रोकने के सिद्धांत पर यह होती थी, आधारित होती थी। कि इस सिद्धांत का मेन ऑब्जेक्ट होता था अपराधियों को समाज से दूर रखना, ताकि
वे दोबारा अपराध ना कर सके। यह विशेष रूप से खतरनाक अपराधियों और आतंकवादियों पर लागू होती थी, ताकि उनको समाज से इतना दूर रखा जाता था ताकि लोगों को उनसे कांटेक्ट ना करवाया जा सके, लोग उनसे कांटेक्ट ना कर सके, और तो ताकि उससे लोगों को, आम जनता को बिल्कुल भी नुकसान ना हो सके। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी? अपराधी को जेल में डालकर समाज से अलग करके अपराध को रोका जाना। मेन ऑब्जेक्ट होता था अपराधी को सुधरना नहीं है बल्कि समाज को उससे बचाना है, क्योंकि हमें तो ये पता चल गया ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये तो अपराध करेगा ही करेगा। तो इसलिए उस सिचुएशन में हम उसे क्या कर देते थे? समाज से ही अलग कर देते थे, ताकि वो समाज को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। यह सिद्धांत समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता देता था। अब देखो इसके बाद इसकी मेन एग्जांपल्स क्या है, जैसे खतरनाक अपराधियों को उम्र कैद की पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट देना, आतंकवादियों को जेल में बंद कर दिया जाना ताकि वे दोबारा किसी भी तरीके से हमला ना कर सके, रेप, मर्डर जैसे गंभीर मामलों में अपराधियों को आजीवन कारावास दिया जाना। तो ये हमारी क्या होती थी? इस थ्योरी के बारे में ये हमें बताया कि इस थ्योरी में अपराधियों को समाज से बिल्कुल ही अलग रखा जाता था। तो ये 5 थ्योरियां हमने पढ़ी, जो कि पहली थी प्रतिशोधात्मक, दूसरी थी निवारणात्मक, तीसरी सुधारात्मक, चौथा निष्कासन सिद्धांत और पांचवा रोकथाम का सिद्धांत है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जो आपको इतना थोड़ा सा डिटेल में समझाया, इसी प्रिंसिपल्स को, इन्हीं सिद्धांतों को आप शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो? जैसे पहला कहते हैं प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, मतलब अपराधी को अपराध की बराबर की पनिशमेंट देना। इसको याद रख सकते हो की पॉइंट से, कि प्रतिशोध का मतलब है बराबर की पनिशमेंट देना। निवारणात्मक सिद्धांत, समाज में डर पैदा करना ताकि अपराध कम हो सके। सुधारात्मक सिद्धांत, अपराधी को सुधरने का और सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना। निष्कासन का सिद्धांत, अपराधी को अपराध बोध का एहसास करवाकर प्रायश्चित करवाना। और रोकथाम सिद्धांत, अपराधी को समाज से अलग करके भविष्य में अपराध को रोकने का प्रयास करना। तो ये कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, दंड के सिद्धांत हैं, जो कि टाइम टू टाइम हमें हेल्प करते हैं। एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, और तो और यहाँ से हमारा मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, और तो और ये इंटरव्यूज के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि जो दंड के विभिन्न सिद्धांत है उसमें उनके नेम्स क्या क्या है और उनका मतलब क्या क्या है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। देखो लास्ट क्लास में मैंने सुप्रीम कोर्ट के 10 लैंडमार्क जजमेंट्स बताए थे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट थे। 10 लैंडमार्क जजमेंट्स थे और 10 हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। और तो और अपने YouTube पे MCQs की सीरीज चल रही है। प्रेजेंट में अगर आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो BNS के 500 प्लस क्वेश्चन, BNSS के MCQs, और तो और कुछ मेंस के आंसर राइटिंग की क्लास भी आपको वहां पे मिलेगी। ये क्लास आपको कैसी लगी है उसके लिए कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पॉइंट पे चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।